20 साल पहले 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के इतिहास में सबसे भयावह आपदा देखी गई। आज 20 साल बाद हम उस भयानक त्रासदी के मद्देनजर इस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस भयानक आपदा से बचने के लिए देश तैयार है और क्या तैयारी की गई है इन 20 सालों में। 2004 की सुनामी के कारण भारत में समुद्री तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला। तमिलनाडु से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक कई लोगों ने जान गंवाई। बहुत सारे बंदरगाह और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा। सुनामी के कारण 6.5 लाख लोग विस्थापित हो गए। इस तबाही के बीच भी भारतीय लोगों का हौसला और जज्बा देखने को बनता है। 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में रविवार की एक शांत सुबह। क्रिसमस के बाद परिवार छुट्टियों का आनंद लेने पहुंच रहे थे। मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं और समुद्र तट पर बसे गांव में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। उन्हें आने वाली तबाही का कोई अंदाजा तक नहीं था। सुबह होते होते हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पानी की एक दीवार जो इतनी विशाल थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, तटों की तरफ बढ़ी और अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गई। हिंद महासागर में आई सुनामी मानव इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। हिंद महासागर सुनामी 2,27,000 लोगों की जान गई। 14 देश प्रभावित हुए। 15 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। सुनामी की शुरुआत इंडोनेशिया के सुमात्रा के पश्चिमी तट पर आए 9.1 तीव्रता के भूकंप से हुई थी, जो अब तक का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था। इंडिया प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट के बीच 1200 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन के टूटने से 30 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी, जिसकी रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। कुछ ही घंटों में ये लहरें 14 देशों में फैल गईं। इंडोनेशिया में इस आपदा का सबसे ज्यादा असर हुआ, जहां इससे 1,67,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। श्रीलंका में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारत में भी 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि थाईलैंड, सोमालिया और दूसरे देशों में भी इसी तरह की तबाही देखने को मिली। जो समुद्र आजीविका और सुरक्षा का स्रोत था, वह अब अकल्पनीय विनाश का कारण बन गया था। सुनामी का प्रभाव न केवल मानवीय बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय भी था। मछली पालन से जुड़े गांव पूरे मिट गए, आजीविका नष्ट हो गई और कृषि भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो गई। इंडोनेशिया में खारे पानी के चलते 20% कृषि भूमि स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। पूरे क्षेत्र में मैंग्रोव वन और कोरल रीफ तबाह हो गए। इससे तट रेखाओं की अपनी प्राकृतिक सुरक्षा खो नष्ट हो गई। आपदा के समय दूरदर्शन और आकाशवाणी ने जीवन रेखा को बनाने में और बचाने का काम किया। संचार के लगभग सभी चैनल ठप पड़ गए थे। आकाशवाणी ने प्रभावित इलाकों में ताजा जानकारी और जरूरी सूचना पहुंचाने का काम किया। भारत का लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन 2004 की सुनामी के दौरान तुरंत हरकत में आ गया था। These are the massive concrete walls of the Kalpakkam power plant which fell down. This is the boundary wall of the Kalpakkam plant, and as you can see, they have fallen down because of the sheer impact of the wave which hit 3 days back. Indian Navy was not only helping its own countrymen, but also thousands of those who needed medical help in Indonesia. When I visited Indira Point around this time of the year, 11 years ago, there was much of golden sand and some greenery surrounded by the sea. Now, the southernmost tip of India is partially submerged. उस समय सही सूचना का प्रसार बेहद अहम था, इसलिए दूरदर्शन ने आपदा क्षेत्र से सीधे बचाव प्रयासों को प्रमुखता से कवर किया। ऑल इंडिया रेडियो ने आपदा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी देने में उत्कृष्टता हासिल की। इससे संकट के समय में ऑल इंडिया रेडियो की अहमियत साबित हुई। 2007 में भारत में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई, जो अब 24 घंटे काम करता है, जिससे कि किसी भी तरह की लहरें नहीं चूक सकती और हर एक के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब भूकंप के कुछ मिनटों के बाद ही वास्तविक समय में अलर्ट जारी किया जा सकता है। हिंद महासागर में आई ये सुनामी वैश्विक स्तर पर एक चेतावनी की तरह थी। उस समय
हिंद महासागर में सुनामी को लेकर कोई व्यापक चेतावनी प्रणाली भी नहीं थी। तटीय समुदाय इसके लिए तैयार नहीं थे और जोखिम को कम करके आंका गया था। लेकिन इस त्रासदी ने दुनिया को यूनेस्को अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के तत्वावधान में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। Before 2004 tsunami, there has not been any warning system, tsunami early warning system in the Indian Ocean region. The awareness was very less of the public awareness. There was no warning system. But after this tragic event, which took about 230,000 lives and then impacted so many countries within the region, so the UN gave the mandate, provided the mandate to UNESCO's IOC to establish a end-to-end tsunami early warning and mitigation system in the Indian Ocean region. So that was when the ICG, it's called the Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, that was established to actually coordinate with all the countries in the region, all the stakeholders within the region and outside the region to work together and then provide a framework for collaboration to establish this end-to-end warning and mitigation system. आज भारत में सिस्मिक स्टेशन, ज्वार मापने वाले गेज और बॉटम प्रेशर रिकॉर्डिंग सहित अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जो उपकरण पानी के अंदर भूकंप का पता लगाने और समुद्र के भीतर निगरानी करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। आज प्रौद्योगिकी में प्रगति ने सुनामी का पता लगाने और उसका जवाब देने की हमारी क्षमता को बदल दिया है। The role of INCOIS in after 2004 tsunami is establishing a state-of-the-art tsunami early warning center and preparing a tsunami-ready community for India and Indian Ocean countries. Pre-2004, there was no observation systems to monitor real-time tsunamis. It means that we should have a real-time observation systems to detect the seismic activities. Then you should have the tsunami, especially the tsunami wave observation systems. डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी DART के जरिए वास्तविक समय में समुद्री दबाव में होने वाले बदलावों की निगरानी की जाती है, जबकि 1400 से अधिक सी लेवल निगरानी स्टेशन निरंतर डेटा प्रदान करते हैं। इस नेटवर्क के जरिए पता लगने के कुछ ही मिनटों के अंदर सुनामी की चेतावनी जारी हो सकती है। We established the tsunami buoys in the two subduction zones, Sunda as well as the Makran subduction zones. That given as a kind of a leverage that all the data will be at INCOIS. We made a modeling system using the tsunami N2 model, and we made a lot of scenarios, probabilistic tsunami scenarios. So based upon the real-time the observations and the scenario database what created, we established the tsunami early warning center, and it became operational at 2007. IOC recognized as India as one of the three tsunami service providers for the Indian Ocean, and we are providing the 26 countries the tsunami early warning services, event by event basis actually. And in addition to that, we also made like that to sustain the tsunami the system, we require a lot of things like the frequent communication test, and we require the mock exercises. All these things we'll do with the in collaboration with the concerned institutes as well as the national disaster management authorities and the state disaster management authorities. INCOIS has established an end-to-end data management system, right from acquisition of this data from in-situ observing systems in real time, data processing, quality control, and pushing this data for generation of ocean information and advisory services. So the observation network which we implemented in the Indian Ocean, we receive the state of various physical, biogeochemical parameters of the ocean in real time, which will be fed into the ocean models to generate ocean information and advisory services. So as part of tsunami early warning system, which was set up after the 2004 tsunami, so INCOIS has established a network of 36 tide gauges all along the Indian coast. And also we have set up
7 tsunami buoys, 5 tsunami buoys, which has a bottom pressure recorder which continuously monitors the sea level, and in case of any earthquake that has a potential to generate the tsunami, these BPRs will confirm about the generation of the tsunami. So we also have a special network of strong motion accelerometers and GNSS stations in Andaman and Nicobar Islands, because Andaman and Nicobar Islands are very near to the Sunda subduction zone, and the time that is available for Andaman is very, very less. So we need to have a very dedicated network of observing system at Andaman and Nicobar Islands. That's why we have established the strong motion accelerometers and GNSS stations in Andaman. आपदा प्रबंधन सिर्फ तकनीक को लेकर ही नहीं, ये लोगों की सुरक्षा को लेकर भी है। भारत के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के पास अब एक सुरक्षित निकासी की योजना और चिन्हित किए गए सुरक्षित क्षेत्र है। केवल तकनीक के प्रयोग से जान माल के नुकसान को नहीं रोका जा सकता। इससे बचने के लिए लोगों को भूकंप, पानी के पीछे हटने और समुद्र की गर्जना जैसी चेतावनियों के बारे में जागरूक करना भी उतना ही अहम है। भारत इन प्रयासों में सबसे आगे रहा है। आज ओडिशा के 26 गांव यूनेस्को के कड़े तैयारी मापदंडों को पूरा करते हैं। इनमें निकासी योजनाएं, समुदाय अभ्यास और जन जागरूकता अभियान शामिल है। Certainly, I can say from tsunami point of view, Odisha is a very leading state. Whereas disaster management plan we have already prepared, and so far as Kendrapara district is concerned, we have identified 4 villages to be tsunami prone village, and all the parameters we have maintained, and also awareness has already been maintained. All community has also been developed, sensitized. They are also in a fine physically and mentally strong, and also they are capable to facing any challenges occur out of the tsunamis. Odisha became a leader after 1990 super cyclone in disaster management and disaster response. At national level and in international level also, we have the motto of zero casualty, and we always worked for that. The whole administration, the whole political system, and the communities. It is the community interactions, and they map their capacities, what is available with them, and what are the vulnerable points, and the vulnerable families, communities, the vulnerability and capacity assessment and analysis. So from that, they know that they have, in case of a cyclone, they have a cyclone shelter and RCC roofs and buildings. But in case of a tsunami, they have a separate plan for tsunami evacuation. So for tsunami management plan, they have their own evacuation plan, because they can't do more in case of a tsunami. 100% evacuation is mandatory. बहुत मदद करती हूँ, क्योंकि हमारी समुद्र हमारे पास है। हमको बहुत डर लगता है। जो जापान में सुनामी होता है, हमें सड़क को सुना था, तो हमको सजग रहना चाहिए। हमारे गांव लोग को भी समझना चाहिए कि हमसे रेस्क्यू बहुत सीख रहा हूँ। और जी समझे तो बहुत जाता है कि ऐसे करना, कि जो रेस्क्यू कैसे करना, वो जो हेलीकॉप्टर लोग है उसे कैसे, जो उनके घर से कैसे उनको सुरक्षित स्थान पे लेके जाएंगे, और उनको बहुत सजग, जो हम सबको बहुत सतर्क या सजग दे रहे हैं। We are planned for the training at a different level, like from village level to district level. We have planned to train the volunteers and the master trainers, and also we are trained series of, we have organized series of training in school level at school, and village level and GP level, then block level. And series of program we have conducted
to create a strong awareness among the community regarding tsunami. यूनेस्को के सुनामी रेडी मान्यता कार्यक्रम का लक्ष्य इन प्रयासों को दुनिया भर में आगे बढ़ाना है। लक्ष्य ये है कि 2030 तक सभी जोखिमग्रस्त समुदायों को ये मान्यता मिल जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे भविष्य की घटनाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। So that was the role of UNESCO in establishing the regional system, the ICG IOTWMS, which was quickly followed by establishment by UNESCO of the other regional systems. It's called ICG PTWS, which is in the Pacific, ICG NEAM TWS, that is in the Northeast Atlantic and Mediterranean, and ICG CARIB-WS, that's in the Caribbean. Now, all these systems, which are functional right now, work as a global system of systems to provide early warnings to all countries which are vulnerable to a tsunami threat. So there are about this system within the Indian Ocean region, say for example, it has a network of 3 tsunami service providers. One is in Kois, where you are right now, stationed right now. And then there is another center in Australia of the Bureau of Meteorology. And there is another center in Indonesia of the BMKG. All of these 3 centers work in tandem to provide tsunami forecast information to 26 countries within the Indian Ocean rim. And then the system itself has 3 pillars. The first pillar is tsunami hazard and risk assessment. The second pillar is tsunami detection, warning and dissemination. The third pillar is awareness and response. The idea is to actually know where the threat and risk of tsunamis is within the Indian Ocean region, then have sensors like seismic sensors, sea level sensors, tsunami buoys, tide gauges and modeling capabilities, and dissemination systems, communication systems and dissemination systems to be able to detect tsunamis and then provide the information to the public. And the third pillar, which I mentioned, is tsunami awareness and response. Once the information reaches the public, how do they understand this information? How do they respond to this information and act on this information so that their lives can be shared? Safe. इसमें हुई प्रगति के बावजूद अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज भी 70 करोड़ से ज्यादा लोग सुनामी की आशंका वाले क्षेत्रों में रहते हैं। 2050 तक ये संख्या 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तटों के पास भूकंप से पैदा होने वाली अल्पकालिक सुनामी चेतावनी प्रणालियों को प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय देती है। हालांकि तकनीक में सुधार हुआ है, लेकिन सटीक और त्वरित चेतावनियां प्रदान करना अभी भी एक तकनीक और तार्किक चुनौती बना हुआ है। सुपर कंप्यूटर अब तेज मॉडलिंग को सक्षम करते हैं, लेकिन समय के साथ दौड़ निरंतर जारी है। 2021 से 2030 तक चले सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने सुनामी की तैयारियों को सबसे आगे रखा है। continuously monitors the seismic activity all over the globe, where we have our own stations of 17 established by National Center for Seismology, as well as some research institutes. And in addition to our own national network, we also get seismic data from about 350 plus stations. So where we continuously monitor this data from seismic stations, and if there is an earthquake in the Indian Ocean or in the other oceans like Pacific or Atlantic, so we are able to detect this seismic activity through the seismic stations within 5 to 10 minutes time. सुरक्षित महासागर कार्यक्रम जैसी पहलों के साथ पूर्वानुमान, तैयारी और वैश्विक उपायों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये नेटवर्क चेतावनी केंद्रों द्वारा पता लगने के कुछ ही मिनटों के भीतर संवेदनशील तट रेखाओं को सुनामी की चेतावनी जारी करने की अनुमति देता है। This is a tsunami bulletins. As soon as the earthquake happens, so within the 10 minutes of happening of the earthquake, INCOIS will automatically display the first bulletin of the tsunami. Based on the only earthquake parameters, it will give the tsunami bulletins. Once the water level, sea level changes data is available from the observation platforms, then we continue to give the next bulletins. So the second, if you come to the tsunami bulletin number 2, in addition to the qualitative information that we have given in the tsunami bulletin 1, the quantitative information is also added to the tsunami bulletin. Like you can see here, what is the impact of this tsunami happens. Like if you see the directivity maps, this directivity map shows the impact of the tsunami is in which direction is maximum and how they move. In addition to that, we also give it the travel time maps that tells that from the epicenters, how
how much time it takes to reach the Andaman Nicobar Islands or mainland. So all those travel times are given. So this is how bulletins will be given to the public. The seismometers are like we detect the ground motion in continuous way. So when we have this earthquake, they detect within some 3 to 5 minutes, and then we immediately have earthquake detection here at the early warning center. But the problem with this is, though we could detect the earthquakes, in which way the plate has moved is the most important thing to know whether the tsunami has been generated or not. So if you see here, these are the 3 types of boundaries we call. The plate moves in 3 different directions. If you see here, one is the plate moves in this direction, which is we call the transform boundary, and the other one is a subduction zone, the convergent boundary. So most important thing what we have to know is in this subduction zone, when the plate moves, so in whether it has broken, whether the total water column has been displaced. That is what's the most important thing to know. So for that, with this technology, global navigation satellite system, that is actually measuring in which way the ground is moving, whether it is moving in this direction, in which direction, at what faster way, what is the velocity of that plate it is moving. So with this technology, we will be able to know within like a few minutes whether the earth has moved in up or down, or it is in a transform way. So we will be able to know whether it has generated a tsunami or not within like few seconds to few minutes, which is most important for us to know in the early warning system. मैंग्रोव और कोरल रीफ जैसे तटों की प्राकृतिक सुरक्षा को बहाल करने के प्रयास भी चल रहे हैं, जो सुनामी के प्रभावों को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लक्ष्य सिर्फ अगली सुनामी से बचना नहीं है, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। 2004 की सुनामी के घाव बने रहेंगे, लेकिन उनसे मिलने वाली सीख भी काफी अहम है। मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली, समुदाय संचालित योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ भारत प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में एकजुट है। और अब हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, सभी के लिए सुरक्षित कल। आज जब हम पीछे मुड़कर इन सुनामी को देख रहे हैं, तो हमें आगे भी देखना चाहिए, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां हर तट रेखा इस तरह की त्रासदी को तैयार हो, हर समुदाय तैयार हो और हर जीवन को महत्व मिले। 2004 में आई सुनामी ने जहां भारत काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक था, वही आज सुनामी से बचने की तैयारी में भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। इस तरह 2 दशक के बाद भारत एक लंबा रास्ता तय किया है और भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना भविष्य की आपदाओं से लोगों की सुरक्षा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत तैयार है।